Dear students, welcome to my YouTube channel बायोलॉजी बाय दीपक नैन। आज हम 10th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर मेनली हम जो रिप्रोडक्शन है, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके एग्जिस्टेंस के लिए, और उनकी जो सर्वाइवल है, उनका जो जीने का तरीका है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। और इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी डिटेल में रहेगा, जिसके अंदर हम प्लांट्स के अंदर मेनली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। और साथ में ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, उसके बाद जो भी आगे इम्प्लांटेशन है और जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम मेनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है वो डिस्कशन करेंगे। एक सोशल टॉपिक रहेगा जिसके अंदर मेनली हम रिप्रोडक्टिव इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और ये चैप्टर मेनली 3 पार्ट्स में रहेगा, जिसके अंदर हम फर्स्ट पार्ट में मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड और जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम बाकी बचे हुए पोर्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट मैप है, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने हैं, उनको एक ओवरव्यू से हम समझते हैं। तो जो हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा चैप्टर का, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्यूजन एंड रीजनरेशन, ये 6 टाइप्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं। और फ्यूजन के भी आगे टाइप्स होते हैं, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, जैसे अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। और जो सेकंड सेक्शन रहेगा, इसका जो टॉपिक, जो मेन टॉपिक रहेगा चैप्टर का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के अलग अलग वर्ल क्या है, सेपल है, पेटल है, पिस्टल है, स्टेमन्स हैं, स्टेमन के अंदर जो फिलामेंट, एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। और जो मेनली जो फीमेल के अंदर जो पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको पिस्टल या कार्पल बोलते हैं, तो स्टिग्मा, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल एंड एग, जो अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। और जो एक प्रोसेस है पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन कैसे होती है प्लांट्स में, तो ये एक सेपरेट सेक्शन रहेगा। और उसके बाद जो मेन सेक्शन रहेगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके अंदर जो अलग अलग प्रोसेसेस है, जैसे फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट कैसे बनता है, इम्ब्रियो कैसे बनता है, उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस, यूरिथ्रा, सेमिनल वेसिकल्स, वास्ट डिफरेंस, तो इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, जबकि फीमेल गैमेट है उसको वम बोलते हैं। और जब ये मिलते हैं दोनों तो इसके फर्टिलाइजेशन बोला जाता है प्रोसेस को। और उसके बाद कुछ हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर डिस्कस करेंगे, जो बर्थ कंट्रोल मेथड होती हैं। और इनके अंदर कुछ बैरियर मेथड भी हैं, कुछ हार्मोनल मेथड हैं और कुछ सर्जिकल मेथड भी होती हैं। तो ये चीजें हम इस चैप्टर के अंदर मेनली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक जैविक प्रोसेस है, एक प्रक्रम है, एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे मिलते हुए नए यंग वंस है, नए बच्चे हैं, वो पैदा करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? तो रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जो प्रजातियां हैं अलग अलग जीव जंतुओं की, उनके एक कंटिन्यूटी का मतलब है उनकी एक पीढ़ी के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी है, नेक्स्ट के बाद जो नेक्स्ट पीढ़ी है, तो उनके अंदर एक रेगुलरिटी बनाए रखता है। जो ऑर्गेनिजम्स है उनका सर्वाइवल को, उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है। और इट कीप्स इट फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंट, और इससे किससे बचाता है? ये विलुप्त होने से बचाता है। इट प्लेज ए
रोल इन इवोल्यूशन एज इट क्रिएट्स वेरिएशन बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इवोल्यूशन क्या होता है, जैव विकास, जिसके बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जेनेटिक एंड इवोल्यूशन 10th क्लास में, उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या है, एक प्रकार से हम अपग्रेडेशन बोल सकते हैं, अपडेशन बोल सकते हैं। जैसे पहले जो ऑर्गेनिज्म होते थे वो बिल्कुल सिंपल थे, आज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो बने हैं, तो वो एक इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। और इवोल्यूशन में काफी वेरिएशंस जब आती हैं, जो थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं किसी भी जीव के अंदर, तो जब वो चेंजेस इकट्ठे हो जाते हैं, और वो चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। क्योंकि मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो जीन है वो अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं और वो दोबारा रिकम्बाइन होते हैं, मिलते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन होती है। और यही वेरिएशन इवोल्यूशन का कोज करती है, कारण बनती है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। और तीसरी इंपॉर्टेंस क्या होती है रिप्रोडक्शन की, इससे ज्यादा से ज्यादा प्रकार के जीव हैं वो पर्यावरण में पाए जाते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है, जैव विविधता बढ़ती है, और कोई भी जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल बन जाता है, उसमें स्थिरता आ जाती है। तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम यहाँ से 3 पॉइंट है ये एनफ रहते हैं इसके लिए। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो मेन डिफरेंस है इनमें वो क्या रहेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं एक सिंगल पेरेंट के द्वारा, और यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन है वो नहीं होता है, अलग अलग मेल और फीमेल गैमेट नहीं बनते हैं। हालांकि इनमें जीव ही एक ही होता है, जिनको यूनिपेरेंटल भी बोल सकते हैं हम। और जो मेन डेफिनेशन काम करती है वो ये रहती है कि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता और उनका फ्यूजन भी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों प्रोसेस होती है, जिसमें फॉर्मेशन भी होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और उनका फ्यूजन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होती है। और यहाँ पे 2 पेरेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म एक ही जीव होता है, उसमें मेल फीमेल नहीं पाया जाता, लेकिन वो फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो जो ये यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल की कंडीशन है वो डेफिनेशन को आधा ही बनाती है। यदि हम इसमें जो कंप्लीट डिस्कशन करते हैं कि गैमेट फॉर्मेशन होता है और साथ में फर्टिलाइजेशन होता है, और जिस प्रोसेस में नहीं होता तो वो सेक्सुअल है, जिसमें होता है वो सेक्सुअल है, तो इससे डेफिनेशन कंप्लीट हो पाती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। एक डीएनए कॉपी की जाती है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो स्टोर रहती है, जो एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी में जाती है, या फिर जो भी लाइफ स्पैन में एक ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटी करता है, तो वो सारा उसके डीएनए कंटेंट पे ही निर्भर करता है। और ये डीएनए कॉपी होती है रिप्रोडक्शन से पहले। जब भी कोई जीव रिप्रोडक्शन करता है उससे पहले डीएनए की कॉपी होना बड़ा जरूरी है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या आगे ट्रांसफर करनी है उसको पहले से ही एक सिस्टमेटिक ढंग से कॉपी किया जा सके। तो डीएनए है क्या चीज, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी जीन वगैरह पाए जाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, तो वो सारे स्टोर रहते हैं डीएनए के अंदर, सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग, क्यों जरूरत है इसकी, हैज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे बताया है, किसी भी जीव की जो सारी जानकारी होती है वो डीएनए के अंदर ही स्टोर होती है। डीएनए एनकोड्स ऑल द सेल प्रोटीन्स दैट अलो लाइफ टू एग्जिस्ट। डीएनए के अंदर ही सारे जो प्रोटीन्स हैं बॉडी के अंदर जो बनते हैं टाइम टू टाइम, उनकी कोडेड फॉर्म में वो स्टोर होते हैं, और यही प्रोटीन है बाद में जो कोई भी जीव है उसके अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं। सेल डिवीजन इज नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए। सेल डिवीजन मतलब जब सेल डिवाइड करती हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल जब बनती हैं, उस केस में जो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो इसी की वजह से हो पाती है, सेल डिवीजन की वजह से ही, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बॉडी के अंदर होता है। और जो सेल डिवाइड होती हैं तो उनके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के रूप में ही रहती हैं। और ये डीएनए कहाँ पाया जाता है, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम डीएनए से ही मिलके बने होते हैं, या फिर क्रोमेटिन फाइबर्स वगैरह भी, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिए होते हैं वो डीएनए की फॉर्म में ही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो ये करेक्टरिस्टिक है, इसको हम कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बोल सकते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इसमें एक ही जो पेरेंट है वो नए ऑफस्प्रिंग है, नए बच्चे हैं वो उनको पैदा कर सकता है।
ऑफस्प्रिंग नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनदर बट आर आल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग जो नए बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के प्रति या फिर अपने पेरेंट्स के प्रति बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल एक कॉपी होती हैं, सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, उनमें कोई भी वेरिएशंस यहाँ पे पाई नहीं जाती है। टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल। और ऐसे ही जीवों के लिए क्लोन वर्ड यूज किया जाता है जो ना केवल बाहर से बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं, बल्कि जेनेटिकली का मतलब उनके जीन है, जो जेनेटिक मेकअप है, जो डीएनए है, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट पाया जाता है, सेम पाया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एकोसिकिया जीव हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम है, और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जिसके अंदर खासकर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं बनावट में, तो उनके अंदर मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो टाइप्स क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? तो मेनली 6 टाइप्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जो फिजन है, फिजन के भी आगे 2 टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक एक्टिविटी देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दी गई है। तो इसमें क्या करना है हमने, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लैब में, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो डिजोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 100 मिलीलीटर पानी के अंदर हमने 10 ग्राम है शुगर, जो चीनी है, वो घोल लेनी है। टेक 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का भी 20 मिलीलीटर लेना है और वो टेस्ट ट्यूब में प्रखनली में डालना है। एड ए पिंच ऑफ ईस्ट ग्रेन्यूल्स, ईस्ट जो खमीर बोलते हैं हिंदी में, जो कि अल्कोहल प्रोडक्शन में भी यूज किया जाता है। तो वो ईस्ट लेना हमने, एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, फंजाई में आता है मेनली। ग्रेन्यूल्स मतलब दाने, तो यीस्ट है जो मार्केट में दानों की दाने के रूप में मिलता है। और पिंच मतलब एक चुटकी भर हमने यीस्ट की लेनी है और वो 20 मिलीलीटर जो शुगर सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उसमें डालने हैं। पुट ए कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन ए वार्म प्लेस। अब हमने जो माउथ है परखनली का, उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा देना है, रुई लगा देनी है, ताकि जो एयर वगैरह है वो वहां से पास ना हो। और कीप इट इन ए वार्म प्लेस, या फिर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या फिर कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो चीजें हमारी टेस्ट ट्यूब को प्रभावित ना करें, इसलिए हमने कॉटन प्लग लगाया है और उसको हमने वार्म प्लेस में गर्म जगह पे रख देना है। आफ्टर 1 और 2 आवर, 1 से 2 घंटे के बाद, पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ यीस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन ए स्लाइड एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप। अब हमने क्या करना है, एक ड्रॉप लेनी है, यीस्ट कल्चर मतलब जो भी मटेरियल वहां पे तैयार हुआ है अभी यीस्ट ने 1-2 घंटे में जो भी ग्रोथ की है, जैसी स्ट्रक्चर बनी है, तो उसको यीस्ट कल्चर बोलेंगे। टेस्ट ट्यूब से एक ड्रॉप लेनी है, एक बूंद लेनी है और उसको स्लाइड पे रखना है, जो कि लैब के अंदर मिलती है स्लाइड, ग्लास स्लाइड, जिसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखा जाता है। और माइक्रोस्कोप में लगाने से पहले उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाई जाती है। ये प्रोसीजर होता है ऑब्जर्वेशन का। उसके बाद उसको, जो हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप 2 होती हैं, तो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। और जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो ये जैसे प्रोसीजर बताया आपको, ये ईस्ट ग्रेन्यूल्स हैं, ये दाने के रूप में पाया जाता है मार्केट में। और शुगर सॉल्यूशन हमने जो तैयार किया उसका 20 मिलीलीटर लेना है और ये प्रखनली है, और उसके अंदर डालते ही उसके ऊपर कटन प्लग से इसको रख देना है। और जब माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो वो इस प्रकार की कुछ हमने स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑब्जर्व करनी है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कुछ जो यीस्ट है उनके साइड में एक बड भी बने हुए हैं, कुछ यहाँ पे जो ईस्ट है वो फिजन के द्वारा भी डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये बडिंग है, मेनली बडिंग ही पाई जाती है ईस्ट के अंदर। और ईस्ट के अंदर जो ग्रोथ है, हमने उसको थोड़ा सा डाला था लेकिन बाद में उसकी ग्रोथ है वो काफी हुई मिलती है। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को ही समझने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है। तो फिजन प्रोसेस क्या होती है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप होता है जो ज्यादातर एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जो एक ही कोशिका के बने होते हैं। टाइप्स क्या हैं इसके, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब 2 होता है। व्हेन द फिजन रिजल्ट्स इन 2 डॉटर सेल्स, डॉटर सेल मतलब जो आगे सेल बनती है, एक सेल से, एक पेरेंट से आगे 2 ऑफस्प्रिंग बनते हैं, तो वो बाइनरी फिजन की वजह से ही बनते हैं 2। लेकिन मल्टीपल फिजन में वो 2 से ज्यादा बनते हैं। और ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं, और जब भी डेफिनेशन आती है फिजन की, तो उसमें एग्जाम्पल
चाहे कोई भी टाइप हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, विदाउट एग्जाम्पल वो डेफिनेशन भी अधूरी मानी जाती है। तो एक एक एग्जाम्पल तो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमीबा बाइनरी फिजन में आता है, जबकि प्लाज्मोडियम है वो मल्टीपल फिजन में आता है। एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, अमीबा की ही एक स्पीसीज है, उसमें मल्टीपल फिजन भी पाया जाता है। प्लेन्स ऑफ फिजन्स में भी डिफरेंट और फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीवों में प्लेन ऑफ फिजन का मतलब है जो भी खंडन होना है दो सेलों के बीच में, एक सेल से दो सेल जो बनती हैं, तो उसमें वो प्लेन है जो वो अलग अलग हो सकता है। ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकता है। कैसे, वो डायग्राम से हम समझेंगे। जैसे अमीबा है, अमीबा में जो पेरेंट अमीबा थी है, उसके बाद ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो रहा होता है, दो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर इसके बाद सेल डिवाइड हो जाती हैं। तो ये प्लेन ऑफ डिवीजन क्या बोलेंगे हम, इसमें ट्रांसवर्स है। और यदि इस तरीके से डिवाइड हो रहा होता है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल हम उसको प्लेन बोल सकते थे। और इसी प्रकार से जो प्लाज्मोडियम है, जिसमें हमने पढ़ा है कि इसमें मल्टीपल विजन पाया जाता है, तो ये प्लाज्मोडियम की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे डाटर न्यूक्लियाई बनते हैं। उसके बाद डाटर न्यूक्लियाई आगे ग्रो करते हैं और बाद में जो कुछ मेरोजोइट्स हैं, जो इनकी स्ट्रक्चर होती हैं ये अलग, तो जो मेरोजोइट्स हैं आगे जाके जो स्किनजोइट हैं, ये अलग अलग स्टेजेस के नाम हैं। तो ये अडल्ट स्टेज हम बोल सकते हैं, और मेरोजोइट्स है जो यंगर स्टेज होती है, जो आगे जाके स्कोनजोइट में ही स्कोजोइट में ही बदलती है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है, वो क्या कहती है, ऑब्जर्व ए परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा अंडर ए माइक्रोस्कोप। हमने अब क्या करना है, अमीबा की परमानेंट स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। सिमिलरली ऑब्जर्व द अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। और इसी प्रकार से दूसरी स्लाइड भी ऐसे ही ऑब्जर्व करनी है जिसके अंदर बाइनरी फिजन है। एक नॉर्मल हमने स्लाइड देखनी है अमीबा की, और एक में बाइनरी फिजन करती हुई अमीबा देखनी है। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द स्लाइड्स। अब दोनों स्लाइड में हमने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो नॉर्मल जो अमीबा वो पाया जाता है वो एक स्ट्रक्चर ही पाई जाती है ओनली, हालांकि उसका शेप फिक्स नहीं होता। बड़े अच्छे ढंग से जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो तभी ये चीज़ दिखाई देती है। और जब हम एक बाइनरी फिजन वाली अमीबा को देखते हैं तो इस तरीके से दो अमीबा है उसमें बन रही होती हैं, अलग अलग जो डॉटर अमीबा हम बोल सकते हैं वो बनते हैं। और यहाँ पे ये रियल व्यू हैं जो माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देंगे, तो अमीबा है वो बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है, वो दिखाई देते हैं। शुरुआत में इनके बीच में कनेक्शन होता है, जैसे इसमें कनेक्टिंग ब्रिज दिखा रखे हैं, बाद में ये सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद है बडिंग। ये बडिंग नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एक स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी होती है जो, उसके ऊपर एक छोटा सा बड निकलता है, मुकुलन निकलता है, विच गिव्स राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। और इसी बड से, बड एक आउटग्रोथ बोल सकते हैं, उबार बोल सकते हैं, इसी उबार से एक नया जीव है वो बनता है। बड में रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट्स ईस्ट। पेरेंट ईस्ट भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हाइड्रा भी हो सकता है। तो जो ये बड है ये पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहता है। कब तक रहेगा, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता, या फिर बाद में ये सेपरेट भी हो सकता है एंड बिकम ए न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा। तो ईस्ट में ये अटैच रहता है, और ये यदि अलग हो जाता है बड और उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है तो ये हाइड्रा के अंदर कंडीशन पाई जाती है। ईस्ट हो या हाइड्रा हो, इन दोनों में बडिंग ही पाया जाता है। तो इसका डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये पेरेंट हाइड्रा है, इसके अंदर एक स्मॉल बड है वो राइज हो रहा है, उसके बाद ये बड है आगे हाइड्रा बनाता है, और हाइड्रा जो हम डॉटर हाइड्रा बोल सकते हैं, उसके बाद ये हाइड्रा आगे मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये बडिंग प्रोसेस है। उसके बाद रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये दो प्रोसेसेस हम एक साथ पढ़ रहे हैं, वैसे अलग अलग टाइप्स हैं इनके। तो रीजनरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच लॉस्ट ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स ग्रोज बैक बाय ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसके अंदर यदि कोई भी बॉडी ऑर्गन लॉस्ट हो जाता है किसी भी मेन पेरेंट बॉडी से, तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म है वो बना सकता है। ये रीजनरेशन अलग अलग टाइप से पाया जाता है। कई बार कुछ पार्ट हैं वही रीजनरेट कर पाते हैं, कई बार पूरा ऑर्गेनिज्म है वही रीजनरेट कर लेता है। जैसे प्लेनेरिया है, लिजार्ड है, लिजार्ड में हमने जो पूंछ देखी है लिजार्ड की, तो उसके अंदर यदि पूंछ उनकी कट जाती है तो वो वापस रीजनरेट कर लेती हैं, दोबारा पूंछ बन जाती हैं। हमारे ऑर्गन जो ह्यूमंस हैं उनके अंदर भी लीवर जो होता है उसमें रीजनरेशन पाया जाता है। जब लीवर डोनेट किए जाते हैं
तो उसमें स्मॉल पार्ट ही लिया जाता है डोनर से। दूसरे पर्सन में जब एक पर्सन का यदि लीवर डैमेज हो जाता है तो उस किसी भी पर्सन से यदि लीवर मिलता है तो वहां पे एक स्मॉल पार्ट ही उसके अंदर भेजा जाता है और वो स्मॉल पार्ट आगे रीजनरेट कर लेता है, और जिस पर्सन से हमने लीवर को लिया है वो नॉर्मल लीवर है बाद में बन जाता है ऑटोमेटिकली। प्लेन एरिया में क्या होता है, यदि छोटा सा पार्ट किसी भी शरीर का अलग होता है तो उससे नया जीव बन जाता है, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती कि जैसे छिपकली है उसकी पूंछ से ही नया ऑर्गेनिज्म है वो बने। वहां पे बस वो पूंछ है वो अलग रह जाती है, उसका आगे कुछ नहीं बनेगा, लेकिन जो जीव है लिजार्ड है वो अपनी नई पूंछ है वो रीजनरेट कर लेती है। तो अलग अलग लेवल पे आ जाता है रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में फ्रेगमेंटाइज हो जाता है। फ्रेगमेंटाइज मतलब उसके टुकड़े हो जाते हैं, और जो प्रत्येक पीस है, प्रत्येक जो टुकड़ा है वो आगे जाके एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म, होल न्यू ऑर्गेनिज्म सा वो बना लेता है। जैसे स्पाइरोगायरा है, ये एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन टाइप में बहुत बार ये एग्जांपल ही पूछे जाते हैं। स्पाइरोगायरा है, प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन भी मिलता है, और हाइड्रा है, हाइड्रा में जैसे हमने बडिंग भी पढ़ी है, और एक एग्जांपल दो दो टाइप के रिप्रोडक्शन भी वो कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन इन हाइड्रा, हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी पाया जाता है, रीजनरेशन भी पाया जाता है, और बडिंग भी मिलती है। तो डायग्राम से समझते हैं जो रीजनरेशन इन प्लेनेरिया, और इस डायग्राम में हम ये जो मेन जीव है हमारा वो ये है प्लेनेरिया। तो डायग्राम यहीं से स्टार्टिंग माना जाएगा ये, और इसमें हम देख सकते हैं कि एक इसका हेड रीजन है, एक इसके टेल रीजन है, और एक इसका एब्डोमिन या फिर जो मिडल पार्ट है वो हम देख सकते हैं। जब प्लेनेरिया को 3 भागों में काट दिया जाता है, हेड रीजन अलग जगह रख दिया जाता है, टेल रीजन अलग, और मिडल पीस है वो एक अलग जगह पर रख देते हैं। तो हर एक जो पीस है, जो हेड है वो बाकी का जो पार्ट है उसको रीजनरेट कर लेता है। टेल है, टेल अपर पार्ट को रीजनरेट कर लेगी, और जो मिडिल पीस है वो अपर एंड लोअर पार्ट दोनों को दोबारा से बना लेता है। तो ये रीजनरेशन होता है प्रोसीजर। और जो फ्रेगमेंटेशन है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, स्पाइरोगायरा नाम की एक एल्गी होती है जिसके अंदर जो स्प्रिंग्स टाइप की स्ट्रक्चर है वो बनी होती है, इसलिए इसको स्पाइरोगायरा बोला जाता है स्पाइरल स्ट्रक्चर्स के लिए। और जब इसके 3 ये क्या करता है, अपने जो टुकड़े हैं वो बना लेता है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, फ्रेगमेंट्स 1 2 3, और ये प्रत्येक फ्रेगमेंट्स है आगे जाके एक नया स्पाइरोगायरा है, नई एल्गी है वो बना लेता है। तो ये भी एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके बाद एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है हमने, कलेक्ट वाटर फ्रॉम ए लेक और पॉन्ड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर। हमने किसी भी तालाब से या फिर झील से पानी लेना है, और खासकर वो पानी लेना है जो कि डार्क ग्रीन कलर का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है, और जिसके अंदर फिलामेंटस धागे जैसी संरचनाएं बनी हुई हैं। पुट 1 और 2 फिलामेंट्स ऑन ए स्लाइड, स्लाइड लेनी है हमने, ग्लास स्लाइड, और उसके ऊपर जो ये धागे हैं इनमें से कोई 1 या 2 धागा है वो रख लेना है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट्स एंड कवर इट विद ए कवर स्लिप, और जो ये अलग अलग जो फाइबर्स हमने लिए थे, फिलामेंट लिए थे, उसके ऊपर ग्लिसरीन लगा देनी है, और ग्लिसरीन क्या कर देती है, जो भी अलग डस्ट वगैरह है उसको रिमूव कर देती है। तो ये क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है ग्लिसरीन। और उसके बाद कवर स्लिप से उसको ढक देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम स्लाइड देखेंगे तो वहां से क्या पूछा जा रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू इन स्पाइरोगायरा फिलामेंट। तो क्या स्पाइरोगायरा नाम की एल्गी में अलग अलग जो हम टिश्यू है उनको पता लगा सकते हैं क्या। तो इसकी एक्टिविटी को हम यहाँ से समझेंगे, जैसे कोई भी तालाब है वो हरे रंग का हो जाता है जब उसके एल्गी वगैरह है, काई है वो इकट्ठी हो जाती है। अब इसमें से हमने क्या लेना है, एक ड्रॉप लेनी है, फाइबर लेने हैं, और फाइबर्स के ऊपर ग्लिसरीन लगा देनी है ड्रॉपर से, और ड्रॉपर से ग्लिसरीन लगाने के बाद उसके बाद कवर स्लिप रख देनी है, और कवर स्लिप के बाद जो हमने स्लाइड को तैयार किया है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई देगी, जो रियल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की दिखाई देगी। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे, जो स्पाइरोगायरा है उसके अलग अलग जो सेल हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस हैं, उसके ब्रेकिंग फिलामेंट्स हैं, तो वो ब्रेकिंग फिलामेंट्स ही आगे जाके क्या करते हैं, फ्रेगमेंट हम बोल सकते हैं उनको, आगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो करते हैं। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी है वो हम समझ सकते हैं, पार्ट टू पार्ट क्या कहा गया है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच फंजाई, कवक जो होती हैं, जो कि डेड एंड
डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर लगती हैं, जो मृत चीजें होती हैं या फिर जो भी सड़ी हुई चीजें, गली सड़ी चीजें हैं, उनके ऊपर लगती हैं। और इसमें क्या होता है, जो फंजाई हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, बीज प्रोड्यूस करती हैं, दैट कैन ग्रो इनटू कंप्लीट इन न्यू इंडिविजुअल्स। और ये जो स्पोर जहां भी गिरेंगे वहां पे नया जीव है वो बना लेते हैं। व्हेन डिस्पर्स्ड फ्रॉम देयर फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी मतलब जहां पे ये स्पोर्स बनते हैं उसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोला जाता है। और डिस्पर्ज का मतलब फैलना, हवा के द्वारा जब ये फैला दिए जाते हैं स्पोर्स तो एक नया जीव है वो बना लेते हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, वही है फ्रूटिंग बॉडी को स्पोरेंजिया बोल दिया जाता है। दे आर कवर्ड बाय थिक आउटर लेयर दैट प्रोटेक्ट्स देम इन एडवर्स कंडीशन, जो स्पोर्स हैं वो बाहर से एक मजबूत परत से ढके होते हैं जो कि उनको प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाती है। प्रतिकूल मतलब जो उनके अनुकूल स्थितियां न हो, और जब भी फेवरेबल कंडीशन उनकी आती हैं तो वो जर्मिनेट होकर नया जीव बना लेते हैं। वैन स्पोर्स गेट सुटेबल एनवायरनमेंट, वही बात है, इसके अंदर वो जर्मिनेट मतलब उग जाते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं, नया जीव बना लेते हैं जब उनके जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनके लिए सुटेबल हो जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं। एग्जाम्पल है राइजोप्स। राइजोप्स या फिर म्यूकर, ये स्पेशल टाइप की फंजाई होती हैं जो कि ब्रेड के ऊपर लगती हैं और स्पोर फॉर्मेशन से ये रिप्रोडक्शन करती हैं। तो यहाँ पे हम जो राइजोप्स है उसको देख सकते हैं, ये डायग्राम पूछा भी जाता है काफी बार कि जो स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई है उसको शो करें, या फिर स्पोर फॉर्मेशन यदि 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है तो उसमें डायग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायग्राम काफी सिंपल ही है। तो इसमें हमने क्या करना है, कुछ फिलामेंट्स दिखाने हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, और ये राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर से चिपके होते हैं ब्रेड के ऊपर। और इनकी जो ये हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, कोलुमिनेला जो इसने वर्ड दिया है, तो इसके ऊपर स्पोरेंजिया लगा होता है। कोलुमिनेला इसका बेसल पार्ट है, ऊपर जो स्पोर्स हैं, और इस स्पोर्स किसके द्वारा, हवा के द्वारा जब भी डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं, तो उसके बाद नए फंजाई हैं वो पैदा करते हैं। तो ये और स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेनली हम ज़्यादा ज़्यादा राइजोइड्स और स्पोरेंजिया और जो स्पोर्स है, लिबरेशन है, वो दिखा सकते हैं यहाँ पे। इस एक्टिविटी में क्या करना है, वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़ा लेना है, उसको गीला करना है। गीला करने के बाद उसको ठंडे, नमी वाली और डार्क प्लेस, अंधेरी वाली जगह पे रखना है, क्योंकि ये जो कंडीशन दी गई हैं ये फंजाई की ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ स्लाइस विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अब हमने क्या करना है, कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, मैग्नीफाइंग ग्लास के बाद के मैग्नीफाइंग ग्लास जो ये डॉक्टर रखते हैं जिससे कोई भी चीज मैग्नीफाई होकर दिखती है हमको, सिंपल ये बाई कन्वेक्स लेंस होता है जो मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखाता है चीजों को। तो उससे इसकी सरफेस को हमने ध्यान से ऑब्जर्व करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर ए वीक, और लगातार एक हफ्ते तक हमने ये ऑब्जर्वेशन है जो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम चेक कर रहे हैं, ये लगातार एक हफ्ता तक ये प्रोसीजर करना है। और उसके बाद जो हमने एक्टिविटी ये देखी है उसको हम रियल वे में करते हैं। तो ब्रेड है, जब भी इसको गीला करके रख देते हैं तो इसके ऊपर ग्रीनिश या फिर ब्लैकिश कलर का जो पैचेज हैं, धब्बे हैं, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और इन धब्बों को जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो वैसे माइक्रोस्कोप में लगाएंगे तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया है, स्पोर्स उससे रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, और ये फिलामेंटस धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। तो ये क्या होती हैं, राइजोप्स होती हैं, जो कि इसको ब्रेड माउल्ड भी बोला जाता है, ब्रेड को नष्ट करने वाली जो फंजाई है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि लास्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, ये वो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट, दो प्रकार के मेनली पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव पार्ट वो होते हैं जो नॉर्मल लाइफ स्पैन में जरूरत होते हैं प्लांट को, और रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होते हैं जो केवल रिप्रोडक्शन के लिए बने होते हैं। जैसे फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर के अलावा जो भी स्ट्रक्चर हैं जैसे लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, इनसे जब नया पौधा बनता है, वैसे तो फ्लावर में सीड बनते हैं, सीड के बाद ही नया पौधा बनता है, लेकिन सीड के अलावा जब किसी भी प्लांट पार्ट से कोई भी नया प्लांट बनता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोला जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप का हो सकता है, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, या फिर नेचुरल जो प्रकृति में अपने आप हो। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये इसके दो टाइप इसी बेस पे हैं, जो लीव्स के द्वारा हो सकता है, पत्तों के द्वारा, जैसे ब्रायोफाइलम नाम के प्लांट में देखने को मिलता है जिसमें बड्स बनते हैं, लीफ बड्स। स्टेम के द्वारा टर्मेरिक जिंजर में हो सकता है, रनर्स और स्टोलन, ये भी कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोला जाता है, इनको वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे ग्रास रनर होते हैं, स्ट्रॉबेरी। रनर और क्लाइंबर दो टाइप के प्लांट होते हैं। रनर जो एक टाइप के क्रीपर टाइप के ऑर्गेनिज्म ये प्लांट्स होते हैं जो कि बेल जैसे पाए जाते हैं, फैलते हैं धरती के ऊपर।
और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, मेनली जो किसी प्लांट की या फिर किसी भी स्पोर्ट के ऊपर आगे के आगे ग्रोथ करते रहते हैं, जैसे बेलें होती हैं ज़्यादातर वो क्लाइंबर में आती हैं। तो ये आगे के आगे ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं, खासकर जैसे ग्रास है, ग्रास आगे के आगे फैलता रहता है, तो उनमें रनर या स्टोलन टाइप के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। और साथ में जस्ट स्ट्रॉबेरी होती है उसके अंदर भी बल्लभ होते हैं, ओनियन में एंड लीली नाम के प्लांट में भी बल्लभ के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर क्या होता है, इसमें अलग अलग टेक्निक आ जाती हैं। कटिंग में जैसे किसी भी प्लांट पार्ट को काट के लगाया जाता है और उससे नया प्लांट है वो बनता है। ग्राफ्टिंग के अंदर टिश्यूज लिए जाते हैं प्लांट्स के और उनको ग्रो करवाया जाता है। लेयरिंग में कोई भी प्लांट पार्ट है वो जब रियल में पेरेंट बॉडी से अटैच होता है, जैसे टहनी है, उस टहनी के ऊपर मिट्टी है वो रख दी जाती है, मिट्टी से ढक दिया जाता है उसको, और उसके बाद जैसे उसमें जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद उस टहनी को प्लांट से काट के अलग कर लिया जाता है और नया प्लांट बना दिया जाता है। और इसी प्रकार से प्लांट टिश्यू कल्चर होता है जो एक लैब के अंदर की जाने वाली टेक्निक होती है, जिसके बारे में एक सेपरेट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ब्रायोफाइलम में हम देखते हैं जो लीफ होता है ब्रायोफाइलम का, उसकी नोचीज के ऊपर जो उसके किनारे हैं, किनारों के ऊपर कुछ उबार हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, बड्स बनने शुरू हो जाते हैं, और उससे हर एक बड से जब लीफ को अर्थ जो सोइल के टच में रखते हैं तो उसमें से रूट्स हैं वो निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं और अलग अलग प्लांट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, प्लांटलेट्स जिसको बोला जाता है, छोटे पौधे। एक्टिविटी है उसके बाद, तो हमने क्या करना है, टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नोचीज बी सीन। हमने एक आलू लेना है और उसकी सरफेस को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, क्या उसके ऊपर कुछ नोचीज, नोचीज का मतलब कुछ उबार हैं वो दिखाई देते हैं। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसीज सच दैट सम पीसीज कंटेन्स ए नोच और बड एंड सम डू नॉट। हमने पोटैटो को इस तरीके से टुकड़ों में काटना है कि कुछ के बाद कुछ के पास नोचीज आनी चाहिए और कुछ बिना नोच के होने चाहिए, कुछ बड़ों के वगैरह होने चाहिए और कुछ के पास बड प्रेजेंट होनी चाहिए। स्प्रेड सम कॉटन ऑन ए ट्रे एंड वेट इट। लैब के अंदर जो ट्रे होती है उसमें कॉटन को फैला देना है और उसको गीला करना है। प्लेस द पोटैटो पीसीज, और जो कटे हुए भाग हैं आलू के उनको हमने उस कॉटन पे, गिल्ली कॉटन पे रख देना है। नोट वेयर द पीसीज विद द बड्स आर प्लेस्ड, और ये चेक करना है कि ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमने ऐसे पीसीज को रखा है जिनके पास बड्स थे। ऑब्जर्व द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दीज पोटैटो पीसीज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अगले कुछ दिनों में जो भी बदलाव आते हैं उनको हमने ध्यान से चेक करना है। मेक श्योर द कॉटन इज केप्ट मॉइस्टन्ड, तो ये भी हमने ध्यान रखना है कि कॉटन है लगातार वो गीली रहनी चाहिए, क्योंकि तभी वो ग्रो कर पाएंगे जो पोटैटो पीसीज हैं। विच आर द पोटैटो पीसीज दैट गिव राइज टू द फ्रेश ग्रीन शूट एंड रूट्स, ऐसे कौन से जो पीसीज हैं पोटैटो के टुकड़े हैं जिनसे आगे शूट्स मतलब छोटे छोटे लीव्स बनने और जो जड़ें बननी शुरू होंगी। तो इनमें से केवल उन्हीं पोटैटो पीसीज में जड़ें बनती हैं जिनके अंदर हमने क्या थे, नोचीज को देखा था, बड्स जिसके अंदर प्रेजेंट थी। तो एक्टिविटी में जैसे कहा गया है कि हमने पोटैटो लेना है और पोटैटो पे जो नोचीज हैं, जो बड्स हैं जिनको आई भी बोला जाता है, वो ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद इसको टुकड़ों में काट देना है और टुकड़ों में काटने के बाद कुछ टुकड़े ऐसे रखने हैं जिनके ऊपर ये आइज हैं या फिर बड्स हैं, और कुछ बिना आइज के हमने टुकड़े वो रखने हैं। उसके बाद लैब में जो ट्रे होती है उसके ऊपर रुई है वो फैला देनी है और उसको गीला कर देना है, और उसके ऊपर जो हमने पीसीज हैं पोटैटो के पीसीज, हालांकि इसमें तो कंप्लीट पोटैटो रखे हुए हैं लेकिन हमने पीसीज को रखना है जो ऐसे एक्टिविटी में कहा गया है। और उसके बाद पीसीज में इस तरीके से ग्रीन ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे भी दिखाया गया पोटैटो के अंदर जो लीफी शूट है, पत्ते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं, मेनली बड से। तो ये बड के द्वारा जो प्लांट्स के अंदर जब नए प्लांट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको बडिंग नहीं बोलते हैं, बडिंग एक अलग टाइप था। तो यहाँ पे एक बड एक स्ट्रक्चर का नाम है और इसी स्ट्रक्चर से नए जो प्लांट हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है सिलेक्ट ए मनी प्लांट। हमने एक मनी प्लांट लेना है। कट सम पीसेज सच दैट दे कंटेन एट लीस्ट वन लीफ। हमने इसके ऐसे टुकड़े काटने हैं कि हर एक टुकड़े के पास कम से कम एक लीफ तो जरूर होनी चाहिए, एक पत्ता तो जरूर होना चाहिए।
कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन द टू लीव्स, और अब हमने कुछ ऐसे टुकड़े भी काटने हैं जो कि पत्तों के बीच में प्रेजेंट हैं, मतलब ऐसे भाग लेने हैं जिनमें पत्ते प्रेजेंट नहीं है। डिप वन एंड ऑफ द ऑल द पीसेज इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब हमने वाटर के अंदर इनको डुबो के रख देना है और कुछ दिनों में इनकी एक्टिविटी है उसको ध्यान से देखना है। विच वंस ग्रो एंड गिव राइज टू फ्रेश लीव्स, ऐसे कौन से भाग हैं जिससे नए पत्ते बनेंगे, और नए पत्ते बनने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, जहाँ पे लीव्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी जिन पार्ट्स के पास। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन से जो हमने जो इस एक्टिविटी है उससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला है यहाँ से। तो एक्टिविटी कैसे करनी है, तो जैसे ये मनी प्लांट होता है जिसको काफ़ी शुभ माना जाता है और ये कई जगह पे वैसे घरों में ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हमने क्या रखना है, पानी के अंदर रख लेना है। प्रत्येक पीस के पास कम से कम एक लीफ जरूर होना चाहिए। उसके बाद जब हम निकाल के देखते हैं तो इसमें जड़ें हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। और किन पोर्शन से जड़ें निकलती हैं, मेनली जहाँ पे लीफ वाला जो पार्ट है वही जड़ें निकालता है। यदि लीफ नहीं है उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस कटे हुए भाग के अंदर, तो वो रूट्स नहीं निकालता है। तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही टाइप है। उसके बाद टिश्यू कल्चर है जो हमने डिस्कस किया था। मेनली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर ही आर्टिफिशियल टाइप का प्रोपेगेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट्स। पौधे की जो टर्मिनल भाग होता है, जो किनारे वाला भाग होता है, जो लगातार ग्रो करता रहता है, यदि हम वहां से कुछ टिश्यूज हैं या कुछ सेल हैं उनको अलग कर देते हैं और उन अलग किए हुए भाग से नए पौधे बनाते हैं तो उसको टिश्यू कल्चर बोला जाता है। जो ये सेल लिए हमने टिप पार्ट से, उनको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है, कृत्रिम मीडियम। मीडियम का मतलब ऐसा माध्यम जिसके अंदर हम सारे वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे जो एक पौधा किसी भाग को प्रोवाइड करता है। और जहाँ पे वो क्या कर देते हैं, डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैल्स, जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है जिसको कैलस बोला जाता है। कैलस अनडिफरेंशिएटेड सेल मास को भी बोलते हैं। सेल मास मतलब सेल का वो समूह जो कि एक जैसा दिखाई देता है, वो ज्यादा डिफरेंट उसमें सेल दिखाई नहीं देती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जो ये कैलस बनता है तो इसको दूसरे मीडियम में हमने भेजना है जिसके अंदर अलग अलग प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि वृद्धि करवाते हैं पौधे की, और डिफरेंशिएशन मतलब उसकी आगे अलग अलग सेल बनाने में मदद करते हैं। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सोइल। अब जैसे ही मीडियम में रखेंगे तो थोड़े टाइम के बाद जो कैलस है उससे छोटे छोटे पौधे बनने स्टार्ट हो जाते हैं और उन प्लांटलेट्स को, उन छोटे पौधों को हम मिट्टी में रख देते हैं, दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स, ताकि वो आगे वहाँ पे नए आगे मैच्योर प्लांट्स हैं, बड़े पौधे हैं, वो बना सकें। एडवांटेज क्या होता है टिश्यू कल्चर का, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। इस टेक्निक के द्वारा हम बहुत सारे पौधे हैं वो उगा सकते हैं। कहाँ पे, डिजीज फ्री कंडीशन मतलब लैब के अंदर। लैब के अंदर हमारे पास सारी कंडीशन कंट्रोल में होती हैं, किसी भी डिजीज के बैक्टीरिया वायरस वगैरह को हम वहाँ पे किल कर सकते हैं। तो डिजीज फ्री मीडियम में हम बहुत सारे प्लांट पार्ट्स को उगा सकते हैं और एक ही छोटे से बाग से, कैलस से, हम काफ़ी सारे प्लांट्स हैं वो भी तैयार कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो साजो सजावट के पौधे होते हैं जो घरों में ज़्यादातर गमले में यूज किए जाते हैं, तो उन पौधों को उगाने के लिए भी ये टेक्निक यूज की जाती है। तो इस टेक्निक में होता क्या है, इसमें जैसे लीफ है या फिर कोई भी प्लांट पार्ट हो सकता है, वहाँ से छोटे टुकड़े लिए जाते हैं काफ़ी और उनको एक मीडियम में रख दिया जाता है जहाँ पे इसमें अगार ग्रोथ मीडियम है। ये एक प्रकार से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, ऑक्सीजन वगैरह, वो इसमें सप्लाई किए जाते हैं, हार्मोन वगैरह भी सप्लाई किए जाते हैं। जैसे हमने जो एक्टिविटी है उसमें पढ़ा था कि शुरुआत में न्यूट्रिएंट मीडियम में रखना है, उसके बाद दूसरे मीडियम में रखना है जिसमें हार्मोन्स वगैरह होते हैं। तो इसमें एक ही मीडियम में रखा हुआ दिखाया गया है, आप अलग अलग भी बता सकते हैं। और सैंपल्स डेवलप इनटू टीनी प्लांटलेट्स, और ये छोटे छोटे जो सैंपल्स हैं वो छोटे छोटे पौधे बना लेते हैं और उसके बाद प्लांटलेट्स को फिर कंपोस्ट में या फिर किसी भी सॉइल वगैरह में हम उगाएंगे तो वहाँ से जो बड़े प्लांट्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला जाता है जिसके अंदर प्लांट के किसी भी टिश्यू से, सेल से, पार्ट की बात नहीं करेंगे हम, पार्ट के भी आगे छोटे भाग होते हैं, उनसे नए प्लांट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं और काफ़ी नंबर में प्लांट्स हैं वो तैयार किए जाते हैं।